हाँ बच्चों, तो देखिए हम बल के प्रकार के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, संपर्क और असंपर्क बल। अब अभी हमें और भी कई बातों को जानने में अभी समय लगेगा। यानी कि देखिए बच्चों, अभी तक तो हम सब देख रहे थे कि क्या प्रकार है, किस तरीके से हम जितनी भी वस्तुएं देख रहे थे कि हाँ बल लग रहा है ये वो। अभी हमें ये भी देखना है कि क्या तरल पदार्थ भी अपना बल लगाते हैं, क्या गैस भी बल लगाती है, तो हमें ये सब भी समझना है। तो चलिए बच्चों, आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम एक क्रियाकलाप करेंगे जानने के लिए। क्षेत्रफल यानी कि एरिया और लागू बल यानी कि अप्लाइड फोर्स का क्या संबंध है, तो इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं। और क्रियाकलाप में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को उसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, यानी कि उसके मोटे सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाएंगे? जरा थोड़ा सोच के देखिए। अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। अब आप देखिए क्या आप उसको ठोक पाएंगे उस तख्ते में। तो बच्चों, यहाँ से हमने क्या देखा, जब क्षेत्रफल बड़ा था यानी कि जब बच्चों उसका जो शीर्ष था वो बड़ा था, तो क्या हुआ था, वो आसानी से नहीं ठोक पा रहा था। लेकिन जब हमने उसे उसके नुकीले सिरे से ठोकने की कोशिश करी तो वो काम कर गया। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, आइए जानते हैं। जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा में बहुत ही कम है, इसलिए वही बल कील के नोक सिरे को लकड़ी के तख्ते में आसानी से ठोकने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे ही बच्चों, हम क्या जान पाए कि किसी भी वस्तु का एरिया उस बल के किस प्रकार से हमें सहायता कर सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा बच्चों, दाब की आखिर दाब है क्या, किसी पृष्ठ के यानी कि किसी भी सरफेस के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसका हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिला। वो क्या मिला, दाब किसके बराबर है, बल गुणा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। अगर बच्चों क्षेत्रफल बड़ा है तो क्या होगा, आपका जो दाब है वो कम हो जाएगा, और अगर आपका क्षेत्रफल कम है तो आपका दाब जो है वो बढ़ जाएगा और आप आसानी से कार्य कर पाएंगे। तो दाब और क्षेत्र जिस पर यह कार्य करता है एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा, और इसके विपरीत भी हो सकता है। तो यहाँ से बच्चों हमने क्या देखा कि किसी भी वस्तु का क्षेत्र और दाब किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे तरल पदार्थ के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से तरल पदार्थ अपना बल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, बर्तन के तल यानी कि बॉटम पर तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए दाब का निरीक्षण करना है। तो वो हम निरीक्षण किस प्रकार से करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या प्रयोग करने जा रहे हैं, आपको एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट कांच की एक नली यानी कि ट्यूब लेनी है। नली जो है बच्चों कितनी लंबी होनी चाहिए, लगभग 25 सेंटीमीटर, तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको उसके आप ये कह लीजिए एक सिरे पर एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लेनी है। आप गुब्बारे की रबड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर, उस ट्यूब के एक सिरे पर उस रबड़ की शीट को क्या कर दीजिए, तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अब आपको क्या करना है, आपने पकड़ रखा और अपने मित्र से कहिए कि उसमें पानी उड़ेले। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, देखिए इस प्रकार से करना है। आपने ट्यूब ली, एक सिरे पे आपने रबड़ की शीट लगा दी, यहाँ से पकड़ा। अब यहाँ से क्या डाल रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं। तो बच्चों आप क्या देखेंगे, जब आपने पानी डाला, मान लीजिए पानी की जो पानी है वो अभी इतना है, तो जो ये आपकी रबड़ की शीट है वो हल्की सी आपको फूलती हुई नजर आएगी। अब आपने क्या करा, आपने उससे कहा थोड़ा और पानी डालिए। तो जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे इस जो ये हमारी रबड़ की शीट है वो भी फुलाव में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे ही पानी की ऊंचाई ज्यादा होगी तो आप क्या देखेंगे, वो रबड़ की शीट का भी फुलाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो पाइप में कुछ पानी उड़ेला, रबड़ की शीट में फुलाव आया। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, जैसे ही आप पानी उसमें डालेंगे तो जो पानी के पदार्थ है वो
वो रबड़ की शीट के जो इर्द गिर्द है क्या करेंगे, उसके तल पर क्या करेंगे, अपना दाब डालना शुरू करेंगे, जिसके कारण वो रबड़ की जो शीट होगी वो बाहर की तरफ फूलती हुई जाएगी, है ना। तो इससे हमें यहाँ से बच्चों क्या निष्कर्ष मिलता है, किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब उसके स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा पानी होगा, जितनी ऊंचाई तक पानी होगा, उतनी ज्यादा आपको वहां पे फुलाव देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे हमारी ये बर्तन होते हैं, मतलब आप बच्चों एक काम कर सकते हैं, एक आप ले लीजिए पीतल का बर्तन, ठीक है, पीतल का, मान लीजिए जो ये है ये पीतल का बर्तन है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, जो पीतल है वो क्या है, वो हमारा मेटल होता है ना, वो काफी मजबूत है, तो उस पे पानी के जो पदार्थ है वो उसके तल पे अपना प्रभाव दिखाएंगे, पर वो उतना नहीं कर पाएंगे जिससे कि हमें वहां पे कुछ भी एक फुलाव देखने को मिले। लेकिन अगर आप यही चीज एक प्लास्टिक के मग्गे के साथ करें, अगर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी भरते जाए, वो प्लास्टिक इतनी मजबूत भी नहीं है, तो आप देखेंगे जो प्लास्टिक का जो आकार है वो बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो पानी के जो हमारे ये पदार्थ है वो क्या करते हैं, वो अपना दाब डालने लगते हैं। तो इसी कारण बच्चों जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी रबड़ की शीट है उसका भी फुलाव हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ से जरूर समझ में आया होगा कि जो पानी के पदार्थ है वो बर्तन के तल पर अपना दाब लगाते हैं। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं ये जानने के लिए, क्या बर्तन के किनारों पर पानी द्वारा लगाए गए दाब का भी निरीक्षण किया जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो पानी के पदार्थ है वो बर्तन के किनारों पर भी दाब लगाए? वैसे तो बच्चों अगर आप पिछले क्रियाकलाप को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि वो जो फुलाव है वो किस कारण हो रहा है, सिर्फ तल पर लगने के कारण नहीं, वो जो पानी के पदार्थ है वो उसकी चारों दिशा में दाब लगा रहे, इसलिए ही वो बाहर की तरफ फूल रहा है ना। बाहर की तरफ या नीचे की तरफ को आप उसे लटकता हुआ पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, फिर से आप प्लास्टिक की एक बोतल ले लीजिए, बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना निकले। कांच की नली के मुंह को एक पतली रबड़ की शीट से बांध दीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। तो आप इस प्रकार से कर रहे होंगे बच्चों, बोतल ली, थोड़ी सी ऊंचाई पे एक नली लगाई, यहाँ पे रबड़ की शीट लगा दी। अब आप क्या देखेंगे बच्चों, जैसे ही आप पानी भरेंगे इसमें आपको क्या दिखेगा, ये रबड़ की शीट में फुलाव दिखेगा। और ऐसा क्यों हो रहा होगा, इस स्थिति में रबड़ की शीट का फूलन यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डाल रहा है। यानी कि बच्चों हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं यानी कि पानी, वो बर्तन की तल और बर्तन के किनारों पर भी अपना दाब डालते हैं। अब बच्चों आइए जानते हैं ये क्रियाकलाप करके समान गहराई पर पानी द्वारा लगाए गए दाब का किस प्रकार से निरीक्षण करें। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक की खाली बोतल ले लीजिए, बोतल के पैंदे के पास बच्चों क्या कीजिए, नीचाई से चारों दिशा में 4 सुराख कर दीजिए, यानी कि 4 होल कर दीजिए, जैसे कि आपको ये होल भी दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कीजिए, ध्यान दीजिए कि सुराख पैंदे से समान ऊंचाई पर हो, ऐसा ना हो कि एक होल ऊपर है एक होल नीचे है, आप उन्हें समान रखिए। ये बोतल को पानी से अब आप यहाँ पे आप इसे भरिए। अब आप क्या देखेंगे, सुराखों से निकलता पानी बराबर की दूरी पर ही गिरेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चों द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। आप देखें तो समान गहराई पे समान दाब डालने के कारण वो एक समान दूरी पर ही जाके गिर रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या पता चल रहा है कि तरल पदार्थ यानी पानी भी अपना दाब दिखाता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी क्रियाकलाप अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत बहुत चलिए बच्चों, अब हम तरल पदार्थ यानी कि पानी के बारे में तो देख चुके हैं। अब आइए जानते हैं गैस द्वारा किस तरीके से दाब लगाया जाता है। तो चलिए उसका क्रियाकलाप करने के लिए आप क्या कीजिए, हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या करते हैं, आप मुंह से हवा डालते हैं उसके अंदर और उसे एकदम से बंद कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों जिससे कि हवा बाहर ना निकल जाए, है ना
चलिए आइए इसे अच्छे से जानेंगे। यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो एकदम से क्या होता है, हवा बाहर निकल जाती है और वो एकदम से फुस हो जाता है ना। ऐसा क्या हुआ बच्चों? देखिए, जैसे ही आप गुब्बारे में हवा भरना शुरू करेंगे यानी कि गैस भरना शुरू करेंगे, तो जो गैस के पदार्थ होंगे वो गुब्बारे की चारों तरफ क्या करेंगे, अपना एक दाब डालना शुरू करते हैं, जिससे के कारण वो गुब्बारा फूलने लगता है। अगर आप वही गैस बाहर निकाल दे तो वहां पे कोई दाब नहीं लग रहा होगा, इसलिए ही वो गुब्बारा क्या होगा, वो अब फूलेगा नहीं। तो हमें यहाँ से क्या अवलोकन देखने को मिला, जब हम गुब्बारे के मुंह को खोलते हैं तो सारी हवा बाहर निकल जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हवा फुलाए हुए गुब्बारे की भीतरी दीवारों पर दाब डालती है, भीतरी दीवारों पर, है ना, तभी तो वो फूल रहा है। और इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर हमेशा ही दाब डालती हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं वायुमंडलीय दाब को जानेंगे और इसको समझने के लिए हम हमें क्रियाकलाप यानी कि एक प्रयोग करेंगे। अब ये प्रयोग है क्या बच्चों, एक अच्छी रबड़ का एक चूसक यानी कि सकल लीजिए, इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। बच्चों, जब आप इस चूसक को किसी भी सतह पर दबाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो वायु है वो वहां से निकल जाएगी और ये एक दूसरे से एकदम चिपक जाएंगे। अब आप सोचिए, ये एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए, आपको इस पृष्ठ को हटाना है ना। अब उस पृष्ठ को हटाने के लिए क्या करना होगा आपको बच्चों, काफी सारा अपना एक बल लगाना होगा। वो किस प्रकार से, क्योंकि बच्चों यहाँ क्या है, अब ये पृष्ठ से चिपक गया है, क्योंकि इस चूसक पे क्या लग रहा होगा, वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा। अगर आपको वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब लगाएंगे तभी आप इस चूसक को हटा पाएंगे, वरना नहीं। अवलोकन, यह पृष्ठ से चिपक जाता है और निष्कर्ष क्या मिलता है, जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु वहां से निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को अगर आपको पृष्ठ से खींचना है तो आपको वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब लगाना होगा, जिससे कि आप क्या कर सके, उस चूसक को वहां से हटा सके। तो यही क्या होता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु एयर द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और वायु स्तंभ यानी कि एयर कॉलम पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब को क्या कर देता है, बराबर कर देता है। इसलिए ही तो बच्चों हम नीचे नहीं दबते, है ना। अब हम समझेंगे आपके सिर पर वायुमंडलीय दाब। देखिए बच्चों, हम ऐसे बैठे हैं, वायुमंडलीय दाब अभी भी हमारे ऊपर लग रहा है, लेकिन हम ऐसे दब क्यों नहीं रहे। तो बच्चों, हम दब क्यों नहीं पाते, या आप ये देख लीजिए, आपने क्या करा, आपने एक 15 बाय 15 क्षेत्रफल तथा वायुमंडलीय की एक ऊंचाई के बराबर एक स्तंभ में वायु के कारण बल लगभग आपने लगाया, ठीक है। अब आपको पता है हम नीचे नहीं दबते, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे गुरुत्व बल भी हम नीचे की तरफ लग रहा है, पिचक क्यों नहीं जाते हैं ना, हम ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर से भी एक दाब लग रहा होता है, और वो जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसी कारण हम इतने आसानी से यहाँ पे रह पाते हैं, हम दबते नहीं हैं। वो क्या करता है, उस वायुमंडलीय दाब को संतुलित कर देता है, इसलिए बच्चों हम दबते नहीं हैं, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं ऑटो वॉन गैरिक का एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने वायुमंडलीय दाब को दिखाने के लिए किया था। तो 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया था, जिसको कि हम वैक्यूम पंप भी कहते हैं। वो पंप क्या करता है, वायु को अपनी तरफ खींच लेता है और वहां से क्या होती है, सारी जो वायु वो निकल जाती है। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए, आप यहाँ देखेंगे ये 2 अर्धगोले हैं धातु के, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। अब उन्होंने बच्चों क्या करा, उन्होंने धातु के 2 अर्धगोले लिए, अब उन दोनों को इस तरीके से चिपकाया बच्चों, उन दोनों के बीच की जितनी भी वायु थी वो निकाल दी, वहां से सारी वायु निकाल दी, और उन दोनों अर्धगोले के दोनों तरफ क्या लगा दिए, 8-8 गोले लगा दिए। पर बच्चों क्या हुआ,
तब भी वो जो 8-8 गोले थे उन दोनों गोलों को अलग नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि अब जो हमारे गोले थे उनके अंदर कोई वायु तो है नहीं जो कि बाहर के दाब को क्या कर सके, बराबर कर सके। अब वहां कुछ है नहीं, वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो वायुमंडलीय दाब होने के कारण क्या हुआ बच्चों, वो जो दोनों गोले आपस में जोड़े गए थे वो अलग ही नहीं हो पाए। तो इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि वो घोड़े भी उन दोनों अर्धगोलों यानी कि हेमिस्फीयर्स को अलग नहीं कर पाए। तो बच्चों अब आप देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर में है क्या। तो इसी कारण बच्चों हमने किस तरीके से देखा कि तरल पदार्थ किस तरीके से अपना दाब लगाते हैं, किस प्रकार गैस अपना दाब लगाती है और किस प्रकार से हमें वायुमंडलीय दाब देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत बढ़िया।